ये जो शख्स आप बैठे हुए देख रहे हैं, इनके गोली लगी थी 25 फरवरी 2020, जब उत्तर पूर्वी दिल्ली जल रही थी और यहाँ पर दंगे हो रहे थे। नाम मोहम्मद शाहिद है, उम्र इनकी 38 साल है। एक बेटी और 2 बेटों के बाप शाहिद हैं। और शाहिद का मतलब है गवाह, यानी कि गवाही इस बात की कि किस तरह से इनको उस वक्त फंसाया गया कि जब दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे थे, लोग मर रहे थे, गोलियां चल रही थी, ज़बरदस्त आगजनी हो रही थी। उस वक्त के शाहिद गवाह रहे। लेकिन हुआ क्या कि इनको एक मुकदमे में रखा गया, और वो भी 302 में, गोली चला करके एक शख्स की मौत के मामले में। आप सोच सकते हैं कि क्या इन पर गुजरी होगी उस वक्त कि जब ये अपने घर से ऑटो रिक्शा करने के लिए गए थे और उस वक्त जाफराबाद के मेट्रो स्टेशन के ऊपर से गोलियां चल रही थी, और चलाने वाले कौन थे ये भी जांच में साफ आ चुका है। अभी भी फ़िलहाल केस अंडर ट्रायल है और ये पैरोल पर बाहर हैं। लेकिन चूँकि इनके जिस्म का आधा हिस्सा, यानी ये जो राइट साइड देख रहे हैं आप लोग, राइट हैंड और राइट लेग, ये हाथ और पैर पैरालिटिक हुआ, और इसके होने की वजह से ये फ़िलहाल बेड पर ही हैं। इस वक्त अपने घर पे हैं, मासूम बच्चे हैं, काम कारोबार सब कुछ छूट चुका है, कुछ बाकी नहीं बचा। और क्योंकि पैरोल है, कोई ज़मानत तो नहीं, अब कब वो ख़त्म हो इसी बात का डर सताता है। इनकी पत्नी इस वक्त पे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहता हूँ शाहिद, क्या पूरा वाक़या हुआ था और अभी की क्या सिचुएशन है? बस ये हुआ था, मैं घर से निकला था लोनी जाने के लिए। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे माहौल सही था, ऑटो वगैरह चल रहे थे, लेकिन इधर साइड से कट के जा रहे थे। तो मैं वहाँ पर पहुँचा, उधर से मैं किसी को देखने के लिए और आगे को चला गया ऑटो वाले से बात करते करते। वहाँ पे अचानक से आंसू गैस के गोले चालू हो गए। मेरे घुटने ख़राब हैं, मेरा इलाज चल रहा था घुटनों का। घुटनों की वजह से मैं भाग नहीं सकता, तो मैं अपनी भीड़ से अपनी जान बचाने के लिए एक साइड में पिलर के पीछे खड़ा हो गया। बस मैं जैसे ही खड़ा हुआ, मैं फोर्स की तरफ मेरा मुँह था, मेरे पीछे से गोली लगी। देखा तो मेट्रो में से गोली चला रहे थे। बस फिर मैं नीचे बैठा, मुझे उन्होंने उठाकर मोटरसाइकिल पे लेकर गए वहाँ शास्त्री पार्क जग प्रवेश में। वहाँ से उन्होंने मेरी थोड़ी सर्जरी करी और उन्होंने कहा है हमारे हाथ में नहीं है, आपको हम वो कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं तेग बहादुर में। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी देर तक हमें रखा कि एम्बुलेंस आ रही है। एक सरा करा, एक बोतल भी चढ़ाई उन्होंने, एम्बुलेंस आई नहीं। काफ़ी टाइम हो गया था, ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग नहीं रुकी थी क्योंकि उनसे वो रोक नहीं पाए थे, वो ब्लीडिंग पूरी हो रही थी। फिर उसके बाद में रहमान भाई आए, इन्होंने आके मुझसे पूछताछ करी कि क्या हुआ था। मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके से है। फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे तेग बहादुर में भेजा। तो उनकी गाड़ी के अंदर भी जब तक मेरा खून बह रहा था, गाड़ी में भी खून ही खून हो गया था। फिर वहाँ पे पहुँचे, वहाँ से उन्होंने इलाज कराया, उसके अंदर मुझे भर्ती करा, उन्होंने सर्जरी करी। मुझे 10 दिन वहाँ पे रखा गया। 10 दिन उन्होंने मेरी बस सर्जरी करते रहे 10 दिन तक, मगर गोली किसी ने नहीं निकाली। फिर मेरी छुट्टी कर दी 10 दिन बाद। बुलेट अंदर है, आज भी अंदर ही है बुलेट, आज भी नहीं निकली बुलेट मेरे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े आ रहे हैं, टुकड़ों का ऑपरेशन नहीं हो सकता, ऑपरेशन हुआ तो तुम्हारी जान जा सकती है। अब मेरा हाथ बिल्कुल ख़राब हो चुका है और ये काम भी नहीं कर रहा। फिर हम अलशिफा गए ओखला में, उन्होंने हमें 5 दिन वहाँ पे इलाज करा। इलाज करके और जो तो उन्होंने भी यही बोला कि 3-4 महीने रुक जाओ, उसके बाद में तुम्हारा ऑपरेशन होगा, अभी नहीं कर सकते क्योंकि घाव बहुत ज़्यादा गहरा है तुम्हारा। 7 अप्रैल था, नीचे वो लोग आ गए क्राइम ब्रांच वाले, नीचे यहीं घर पे आवाज़ दी, हमारे भाई को बुलाया, भाई गए नीचे। तो उन्होंने फिर भाई ने हमें बुलाया कि शायद नीचे आ, कोई ये आए हुए हैं, देखो बुला रहे हैं तुम्हें। हमने कहा चलो ठीक है। वो कुछ हमसे ये भी कहा कि भाई मत जाओ, इससे सही नहीं है जाना। मैंने कहा भाई हमारा कोई कसूर ही नहीं है, तो हमें क्या दिक्कत है, जो पूछेंगे जब बतला देंगे। हम ऐसे ही अपना वो करके चले, उतर के हिम्मत करके एक जने का हाथ पकड़ के उतर के चले गए नीचे को। अब नीचे गए, उन्होंने पूछा कि हाँ भाई शायद तुम्हारा नाम है। मैंने कहा जी। कह रहे गोली कैसे लगी? मैंने कहा सर इस तरीके से हम जा रहे थे, लोनी के लिए निकले थे, और वहाँ पे ऐसे हमारे घुटने ख़राब है, हमसे भागा नहीं गया, हम साइड में खड़े थे और हमारे पीछे से गोली लगी है। कि गोली किसने चलाई? कि जी ऊपर मेट्रो स्टेशन पे से चला रहे थे, पुलिस वाले गोली चला रहे थे। तो कह रहे उनकी लगी है। मैंने कहा जब मेरा मुंह उधर था तो उनकी लगी है, मैंने ये बात बोली उनसे। तो कह रहे अच्छा। अब वो जो है तो कह रहे चलो यहाँ पे गंदगी बहुत हो रही है, बाहर चल रहे हैं, बाहर चल के उस पर पुलिस बूथ पे वहाँ पे बात कर लेना और तुम आ जाना।
बता के, और उन्होंने ये भी बोला कि बताओ गरीबी फंस गया इनके दंगों के चक्कर में, और जो है तो जो करके चले गए वो निकल गए। हमें फिर बाहर ले गए, चलोगे? मैंने कहा हाँ भाई का हाथ पकड़ के चल लेंगे। तो भाई हमें पकड़ के ले गए, आराम आराम से हम चले गए। वहाँ जाके उन्होंने फिर बाहर जाके फिर पूछा, 4-5 गाड़ियाँ खड़ी थी बाहर, और कम से कम 15-1 जने थे वो लोग। वहाँ जाके उन्होंने फिर हमसे पूछा, कह रहे बताओ सच सच बता कैसे लगी गोली। मैंने कहा सर हमने बताया तो इस तरीके से लगी थी हमारे गोली। तो कह रहे चलो ऐसा उधर चलो, क्या नाम है, जाफराबाद थाने में, वहीं पे बात कर लेंगे, और जो है तो फिर तुम आ जाना। सीधे वहाँ ले गए आर के पुरम की तरफ ले गए, और वो जाफराबाद थाने नहीं लेकर गए, मुझे यहाँ से झूठ बोल के ले गए। मैंने कहा सर आप तो जाफराबाद थाने कह रहे थे, कहाँ जा रहे हो आप? तो कह रहे आर के पुरम जा रहे हैं, भाई को वहीं पे बुला लेना। मैंने कहा तो मैं कैसे बुलाऊंगा, आप बोलो उनसे। तो उन्होंने फिर अपने बड़े अफसर से बात करी, तो उन्होंने कहा कि करा दो बात। फिर उन्होंने बात कराई, आर के पुरम पहुँच के फिर हमसे पूछा, कह रहे कि बता भाई सच सच के कैसे लगी है तेरे गोली, वरना तेरा हाल बहुत बुरा करेंगे। मैंने कहा सर ऐसा है, मैंने जो भी बतलाया आपको वही सच है, और इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, मैं सिर्फ इस तरीके से जा रहा था, और ये मेरे इत्तफाकन एक हादसा हुआ है मेरे साथ। तो कह रहे अगर जो हम अभी तुझे वीडियो दिखाएंगे, और अगर तेरा वीडियो के अंदर कहीं पे भी कोई सीन आ गया, फुटेज आ गई ना, तो तुझे बहुत बुरी तरह मारेंगे, समझ ले। मैंने कहा सर आप मुझे जान से मार देना, अगर मैं कहीं पे किसी की तरफ उंगली करके गाली भी पकड़ा हूँ ना, तो आप मुझे जान से मार देना, मेरे साइन ले लो, या अब मेरी रिकॉर्डिंग लेना चाहते हो रिकॉर्डिंग ले लो, मुझे आप जान से मार देना, मेरे ज़ख्म की भी परवाह मत करना। कह रहे चल जब तेरी कोई वो नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, तू छुट जाएगा। मैंने कहा तो सर है ही नहीं मेरा भी कोई भी रोल। उन्होंने मुझे इतनी सारी वीडियो दिखाई, बहुत सारी दिखाई उन्होंने वीडियो, कहीं पे भी मेरा कोई फुटेज नहीं आई। तो मैंने कहा सर देख लो कहीं पे भी नहीं। कह रहे पहचान इनमें। मैंने कहा सर मैं हुई नहीं कहीं पे, आप भी पहचानूँ, मैं क्या पहचानूँ? तो कह रहे कि देख इनमें से कौन सा है। कह रहे कपड़े कैसे तेने ये बदला। मैंने कहा सर कपड़े मैंने काले रंग के पहन रखे हैं। एक लड़का खड़ा था, मैंने कहा जैसे ये लड़के ने पहन रखे हैं काले रंग के, मैंने कहा ऐसे ही मेरे पठानी सूट पहना हुआ है। तो उन्होंने उसी को क्लिक कर दिया। कह रहे सर ये वाला बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको ये नहीं बतला रहा, मैं खड़ा हूँ, मैंने नहीं कहा ये बोला आपसे कि ये लड़का खड़ा है, इस तरीके के कपड़े हैं मेरे काले। तो कह रहे हाँ हम यही तो कह रहे हैं ना कि ये इस तरीके के कपड़े हैं। कह रहे कपड़ा है कोई? मैंने कहा वो तो सारे काट के निकाल दिए थे डॉक्टर ने, जब मेरा हाथ जाम था वो ऐसे निकल नहीं रहे थे, उन्होंने फाड़ दिए थे कपड़े, वो फेंक दिए वहीं पर। तो कह रहे उसमें कोई कपड़ा वपड़ा हो या कोई चीज़ हो, शलवार हो, तो बतला रहा है शलवार काली वाली कोई भी हो, इस तरीके की दिखा तो थे किस तरीके का था। शलवार मंगाई तो उन्होंने रख ली। कह रहे मोबाइल मोबाइल था। मैंने कहा मोबाइल मेरा ये वाला था, कीपैड का मोबाइल है। कह रहे नहीं वो उस दिन जो तूने वो डाल रखी थी। फिर मुझे याद आया मैंने चाचा के लड़के के फ़ोन में सिम डाली थी, वो मोबाइल भी मंगवा लिया उन्होंने। फिर अगले दिन फिर बुलाया मुझे उन्होंने ऊपर ऑफिस में, फिर उन्होंने पूछा, और हाँ उन्होंने बाहर बुला के ये भी बोला था, कह रहे कि भाई तेरे तो गलत मारी है उन्होंने, तेरे तो या तो सर में मारते ऐसी जगह मारते जो उठने बैठने से परेशान हो जाता। मैंने सर आप तो कुछ भी कह लो, जो आपकी मर्जी में आए, मगर जो सच है वो मैंने आपको बतला दी। रात को मुझे वहाँ पे रखा, सुबह को फिर बुलाया। कह रहे हाँ भाई बता तेरे लबों पे कोई बात आ रही है तो बता दे। मैंने कहा सर जो सच था वो मैंने आपको बतला दिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कह रहे अच्छा तो यानी कि पक्का है, तुम मानेगा नहीं। कह रहे अच्छा इनमें से पहचानिए कौन कौन है जो उसके अंदर, और भीड़ थी, इन भीड़ में पहचान। मैंने कहा सर मैं अपनी जान बचा रहा हूँ वहाँ पे, इन लोगों को देख रहा हूँ कौन है कौन नहीं। अगर मैं वहाँ पे पथराव कर रहा होता तो मैं ये भी करता कि चलो जी बहुत टाइम से उनके साथ में हूँ। मैं तो अपनी जान बचा रहा हूँ, मुझे अपनी वो दिखाई दे रही थी वहाँ पे मैं किस तरीके से साइड में होकर खड़ा हुआ। तो कह रहे तो तुम आनेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, ये तेरे घर के बराबर में रहते हैं। मैंने कहाँ रहते हैं? कह रहे तेरे घर के बराबर में, अगला घर है तेरे घर से। मैंने जब आप जानते हो तो फिर आप उठा के लिया। आपने जब बात बोली कि जी पुलिस ने मारी है गोली, भाई यही मुझे लग रहा है यही वाला उन्होंने किस्सा ज़्यादा वो कर दिया कि गोली पुलिस ने चलाई है, कि बचने के लिए कि ये केस कर दे या कोई वो कर दे, तो उन्होंने उल्टा मुझे फंसा दिया। उनका मसला सारा यही है, पुलिस का जो नाम लिया। मैंने कहा कि जी मतलब तू गोली चला रहा था और जो है तो तूने गोली मारी। मैंने कहा सर मैं गोली चला रहा था तो मैं अपने क्यों मारूंगा, कि तू भाग रहा था, भागते हुए फिर तेरे लगी है। मैंने कहा मैं भाग रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मैंने कहा मेरा फोटोज तो आना चाहिए, मेरा तो फोटेज भी कहीं पे नहीं है कि जी एक लड़के की लगी है तो तुमने गोली चलाई है और जो है तो वही लगा हुआ। उस वक्त पे तो उन्होंने मुझसे इतनी बात वो नहीं करी। उन्होंने बोला कि तू वहाँ पे था उसके अंदर भीड़ के अंदर, तो तू मतलब तेरे गोली लगी है तो तू वहाँ मौजूद है ना। मैंने कहा हाँ सर मेरे वहीं पे गोली लगी है, इस बात से तो मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि मेरे गोली नहीं लगी। मैंने कहा उसी जगह लगी है मेरे गोली। तो कह रहे चल इसी वजह से जो है तेरा एक छोटा सा केस बन रहा है और वो केस बना के हम तुझे 3-4 दिन की वो पड़ेगी, 3-4 दिन के लिए तू जेल जाएगा। मैंने कहा सर मेरा ऐसा कसूर है आप मुझे जेल भेज रहे हो? कह रहे हाँ हमने तेरा इंतज़ाम कर दिया, कोई बात नहीं तू चला जा। मैंने कहा चलो जी जब कर दिया तो फिर मैं जा रहा हूँ। अब वहाँ पे भी पहुँचे, वहाँ पे जज देखता रहे, उसे पता नहीं क्या बोलते रहे उसका कानून। फिर उसके बाद में उनने भी साइन कर दिया। तो मुझे जब अंदर भेज रहे तो कह रहे देख भाई शायद ऐसा है तू वहाँ पे मौजूद था, तेरे गोली लगी है, इसके लिए बस तेरा ये है कि 4-5 दिन की बात है, ये पहला लॉकडाउन जो खुलेगा 14 तारीख को, इस पर मैं खुद साइन कर दूँगा और तू बाहर आ जाएगा।
कोई इतना बड़ा केस नहीं है तेरा, 4-5 दिन की बात है, आराम से काट लियो। और मैं दर्द से बहुत ज़्यादा तड़प रहा था उस वक्त पे, दर्द मेरे चालू हो गया था, दवाई थी नहीं मेरे पास में। डॉक्टर मेडिकल भी बना रहा था, कह रहा भाई इनके ये लगा हुआ है, इनकी हालत ख़राब है, इन्हें निकालो। कह रहे नहीं, इनके वहाँ पे जेल के अंदर सारे वो है, इनका बेड वेड बुक हुआ है और जाते इनका इलाज चालू हो जाएगा बस। अब कह रहे तो दवाई तो दे लो, कह रहे नहीं कुछ नहीं है। वो बहुत जल्दी करी उन्होंने वहाँ से, डॉक्टर ने भी बतेरा कहा, नहीं मानी उन्होंने कोई बात, ना दवाई दिलाई ना पट्टी कराई, और ले जाके मुझे वहाँ पे डाल दिया उन्होंने। मैंने सर हमारा कसूर क्या है, मैं तो ये भी नहीं पता, 5 दिन के लिए बोला था, आज इतने दिन हो गए अभी तक नहीं पता चला। तो वो कह रहे इन्हें इनकी वो बताओ क्या क्या धारा है इन पर, तो उन्होंने बताई कि भाई ये भी है 302 है, 307 है, और भी 12-13 धारा है बताई। मैंने कहा सर कितने दिन और रहना है हमें तो 4-5 दिन बतला रहे थे कि 4-5 दिन के लिए रहना है तुम्हें। कह रहे इसमें तो तुम्हारा ज़्यादा लंबा हिसाब है। मैंने कहा सर कितने दिन और रहना है तो बता दो। हमसे तो उन्होंने बोला कि 4-5 दिन में आ जाओगे, हम खुद ज़मानत करा देंगे। कह रहे हाँ इसकी बाहर से होगी, तुम्हें वकील करने होंगे, बाहर से होगी, और इसके तो सालों लग जाते हैं, कई साल। तो मैंने कहा मतलब, कह रहे मर्डर वर्डर है, खून की धाराएँ लगी हुई हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हें पता नहीं है। मैंने कहा सर हमें नहीं पता बिल्कुल भी, मैं तो पहली बार ऐसी चीज़ें पड़ी हैं हमारे ऊपर। कितनी हैरानी की बात है कि अब तक की अगर पूरी दास्तान आपने उनकी सुनी हो कि किस तरह से एक वो शख्स की जो अपनी ही जान बचा रहा था, वही दंगों के अंदर कत्ल का मुलजिम बनाया गया। और हैरानी इस बात पर भी होती है कि जिस शख्स की गोली लगी हुई थी, और वो गोली साफ दिख रहा है कि ऊपर से आकर के लगी है, यानी कि जो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के ऊपर से गोलियां चल रही थी, जहां पर पुलिस के जवान मौजूद थे जो गोलियां चला रहे थे उस वक्त। तो ये सोच सकते हैं आप कि जिसकी गोली लगी हुई हो, और आज की तारीख़ में कि जब मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ, इस वक्त भी वो बुलेट बाहर नहीं निकाली गई हो, वो शख्स क्या किसी का कत्ल कर सकता था बाद में भी? फिर क्या हुआ? फिर बस हम वहाँ पे गए, हमारा कम से कम 4 दिन बाद इलाज चालू हुआ वहाँ पे, और वो भी ऐसे ही हुआ, हम कहीं पे गिर पड़ते थे, चक्कर खा के कुछ हो जाता था, इलाज के ऊपर कोई गौर नहीं दे रखा था उन्होंने। फिर एक बार कुछ वहाँ के जो बड़े मार्च थे वहाँ थे, उन्होंने मुझे लिया, ले जाके सुपरिटेंडेंट के सामने पेश कराया कि ये मरा जाएंगे, इनको देख क्यों नहीं रहे हो, डॉक्टर भी इलाज नहीं कर रहे, इनके अभी तक पट्टी तो लगनी हुई है, ये कहीं पे भी गिर पड़ते हैं, ये मर जाएंगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा। उन्होंने थोड़ा डॉक्टरों ने ध्यान दिया, बाकी बस ऐसे ही था, पस निकल रही है, बह रही है, इतना मैंने वहाँ के बड़े एनओ को भी बड़े उसको दिखाया, डॉक्टर को, उनने भी ये कह दिया कह रहे कि हाँ ठीक है, एक गोली थमा दी बस, खाली पैरासीटामोल, ब्रोफेन या फिर सिट्राजीन, ये गोलियाँ देते रहते थे। आप क्या काम किया करते थे पहले, और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है कभी भी? नहीं, मेरा कुछ नहीं रहा, कभी हमने थाना भी नहीं देखा, अंदर से थाना कैसा होता है, थाना भी तलक के लिए भी नहीं गए हम। तो सिर्फ हमारा स्प्रे पेंट का काम है, 10 साल एक ही जगह पे, 10-12 साल एक ही जगह काम करा है, 16 घंटे काम करते थे। हमें कोई गली में भी सही तरीके से नहीं जानते हैं यहाँ पे कि यहाँ क्या है क्या नहीं। पैदाइश भी हमारी इसी घर की है, रोटी भी बड़ी मुश्किल से खाई जाती है, उल्टे हाथ से थोड़ी बहुत खा लेते हैं, वरना उल्टे में भी जब दर्द होता है ज़्यादा तो उल्टे में भी नहीं, फिर बच्चे इनसे ही खिला खाते हैं, घर वालों से ही। अभी परिवार कैसे चला रहे हैं? परिवार बस अल्लाह भरोसे जी, हमारी ससुराल है, बाकी को कोई इधर उधर थोड़ा बहुत मदद हो जाती है, बाकी कोई हमारे कोई वैसे कोई सपोर्ट नहीं है किसी की, हाँ जी कोई सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट हुई भी हो या कुछ नहीं है। बस सरकारी तौर पे बस शुरू में जब तेग बहादुर में थे जब भी मिले थे हमें बस एक 20,000 रुपये, उसके अलावा कुछ नहीं मिला हमें। बस हमें जेल मिल गई है सरकार की तरफ से गोली खाने के बाद भी, और कुछ नहीं है। बस इंसाफ चाहते हैं जी, हमें इंसाफ मिले, और हमारे हम हाथ बेकार हो चुका है। हम तो सबसे पहले तो यही बात है कि हमारा इलाज सही हो जाए, कोई इलाज करने को राज़ी नहीं है, जिसके पास भी जाते हैं गोली का सुन के वो पीछे हट जाता है। पहले तो ध्यान देते हैं, ध्यान से काम करते हैं, जहाँ देखते हैं क्या गोली लगी हुई है वो फिर वो आनाकानी करके वो दूसरी तरफ लिख देते हैं, दूसरे चक्कर ही काटते फिर रहे हैं। अभी तक हमें इलाज ही नहीं मिला, प्राइवेट की दवाई खा रहे हैं, वरना सरकारी में कोई इलाज नहीं मिल रहा हमें। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बच्चे आपके छोटे हैं, कितने बड़े बच्चे हैं, और जब अब कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं परिवार के अंदर, जैसे अब ये बैठ गए हैं घर के और कुछ नहीं काम कर पा रहे, पहले करने वाले यही थे, किस तरह से मैनेज कर पा रही हैं आप? बस वो तो चीज़ें बहुत मुश्किल हैं बतानी भी, समझाने की किस तरीके से कर रही हूँ मैं। बस मेरे भाई हैं जो मुझे देख रहे हैं, कुछ NGO वाले हैं, एक अदीला जो मुझे शुरू में मिली थी वो भी मेरी हर महीने 5,000 रुपये से मदद करती हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों से ख़र्चा चल रहा है। दवाइयों की बात ऐसी है, दवाइयाँ तो अभी हम कर ही रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि प्राइवेट से सरकारी में इलाज हो जाए, तो वो हो ही नहीं पा रहा। गोली की सुन के कोई ध्यान ही नहीं देता इन पे। डॉक्टर बोलते हैं कि मतलब गोली कैसे लगी, वो इन चीज़ों में ही पड़ जाते हैं। बल्कि मैंने उनसे बोला भी, जब ज़्यादा ही मैं परेशान हो गई तब मैंने बोला कि आप मेडिकल के लिए आई हूँ मैं आपके पास, आप मेडिकल का देखिए, गोली की तो बात की बात है।
उन्होंने बोला बाहर बैठो, अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, फिर देखेंगे। तब उन्होंने देखा, तो देखने के बाद उन्होंने बोल दिया कि आप इबास जाओ, जबकि हमें इबास वालों ने ही पहले रेफर पंथ में किया था कि आप पंथ में दिखाइए, दिल दिमाग का वहाँ पे है, क्योंकि इन्हें न्यूरोलॉजी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर वहाँ से फिर उन्होंने पंथ में भेज दिया। गोली को तो खैर मना ही कर दिया है। वो ये बोला है कि मतलब अगर हमने ऑपरेशन किया तो इनकी जान को ख़तरा है, ऑपरेशन करने से परेशानी हो जाएगी इनको, मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा, क्योंकि वो छोटी छोटी गोलियां इधर उधर फंस गई हैं और टाइम, हाँ, और छर्रे हो गए और काफ़ी टाइम हो गया। 3 महीने के बाद तो कुछ हो भी सकता था, अब ज़्यादा वक्त हो गया। बस मैं ऐसे ही कर रही हूँ। कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं भाई से मंगा लेती हूँ, कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं भाइयों से लेती हूँ, अम्मी से लेती हूँ, और मुझे 10,000 रुपये इन्होंने भी दिए, नदीम भाई ने। फिर इस तरीके से बस खर्चा चल रहा है घर का। और मैंने आपको बताया कि एक एनजीओ है अदीला, वो भेजती रहती है मुझे मिसाल एनजीओ से 5,000 रुपये महीना, बल्कि अब तो उन्होंने कम कर दिए हैं, 2 महीने से 2,500 रुपये भेज रही हैं। दरअसल में इनके साथ जो वाक़या 25 फरवरी 2020 में हुआ था, जब दिल्ली दंगा हो रहा था, और उसमें ये है लोनी जा रहे थे, लोनी में अपना ऑटो काम पे जाने के लिए। तो उसी वक्त जो है मेट्रो के ऊपर से पुलिस भी हो सकती है, कुछ आरएसएस के बंदे भी हो सकते हैं जिन्होंने ऊपर से गोलियां चलाई, क्योंकि अगर पुलिस मना कर रही है तो फिर जाहिर सी बात है कि भाई मेट्रो के ऊपर इतनी सेफ सिक्योरिटी के अंदर कौन ऊपर जा सकता है। उन लोगों ने जो है वहाँ से गोलियां चलाई। उसको जो वो गोली लगी उसमें अमान नाम का लड़का 17 साल का मारा गया था, जो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। वो वही वाली कहानी हो गई कि हम ही का कत्ल होगा और हम ही कातिल कहलाए जाएंगे। तो आज जो कुछ हो रहा है आज शाहिद भाई के साथ, वो वही है कि कत्ल भी हमारा ही है और कातिल भी हम ही ठहराए जाएंगे। तो उसके बाद जो है मुझे बहन आई थी मेरे पास, मेरे ऑफिस पे, तो बच्चे के एडमिशन का मसला था जाकिर हुसैन में, इनके 6ठी क्लास में। तो वहाँ पे फिर मैंने इनके एडमिशन कराया, फिर उन्होंने पूरा वाक़या बताया, फिर जो अपने पास से मदद हो पाई वो मैंने इनको मदद दी। और जो इसी तरह से जो है और भी लोगों को, जो दिल्ली दंगों के अंदर लगभग 38 लोग मारे गए, उन लोगों को भी हमने अपनी तरफ से, अपने जो है यार दोस्त और ख़ास दोस्तों की तरफ से जो है हर किसी को मदद पहुंचाई, दिल्ली दंगों के पीड़ितों को, और अभी तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही हालत नाजुक है इस घर के, और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो बिल्कुल नाजुक हालात से गुजर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं। एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। बाप और बेटा ऑटो चलाते थे, दोनों बंद दिल्ली दंगों में बंद थे। 2 लड़के उसके और थे, वो दोनों मस्त थे, मतलब पागल थे। अब वो किस तरह से अपना खर्चा चला रहे थे, वो लोग भी मेरे पास है। तो इस तरह से ना जाने कितने निर्दोष लोग आज जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, उनकी ज़मानत लेने वाला कोई नहीं है। और किस तरह से दिल्ली पुलिस ने जो है लोगों को फंसाया, मासूम लोगों को फंसाया है कि ये अपनी पैरवी भी नहीं कर सकते। और भी जहाँ से भी हो पाएगी तो वहाँ से इनकी मदद की जाएगी। देखो, ये भी आप जानते हैं कि जब केस बना दिया तो फिर उसके अंदर जो है सरकार के हाथ बन जाते हैं, और बाकी हम उस तरह से मदद कर पा रहे हैं। गोपाल राय जी हमारे विधायक हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो भी जल्दी इनकी मदद करेंगे। सीप सिद्दीकी जी हैं हमारे बहुत ही होनहार वकील हैं, उन्होंने काफ़ी, अभी रियासत भाई हैं, उनको 15 दिन की पैरोल दिलाई उनकी भांजी। तो बहुत अच्छे वकील इनके साथ लगे हुए हैं जो उनका केस देख भी रहे हैं, और उनको भी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके अंदर, और दिल्ली सरकार से भी अप्रोच की जाएगी। लेकिन इंसाफ कैसे मिलेगा एक शख्स को कि जिसका अपना ही कत्ल अगर हो जाता तो कौन ज़िम्मेदार होता। गोली ये ठीक है कि यहाँ खभे पे लगी है, शोल्डर के पास, अगर ये खुदा न खास्ता सिर में घुसी होती तो आज जो ये मुलजिम बनाए गए हैं कल ये खुद ही मकतूल होते। बिल्कुल, देखो आप, दिल्ली पुलिस को तो हाई कोर्ट ने लगातार जो है फटकार लगा रही है कि किस तरह से मासूमों को उसने फंसाया है, और उसी का ये नतीजा है कि आज ये आदमी जो है गोली लगने के बावजूद भी मुलजिम भी कहलाया जा रहा है, आज ये आरोपी कहलाया जा रहा है। क्योंकि ये दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी खामी का एक सबसे बड़ा निशानदेही ये भी है कि शाहिद भाई के साथ जो हादसा हुआ है, जो खुद पीड़ित है उसी को जो है मुलजिम बना दिया। ये दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी, जो इसको नाकामी कहें या उसकी शाबाशी दें कि जो उसने अपने आका के कहने पर पीड़ित हैं उन्हीं को मुलजिम बना। मुझे पता लगा था कि शाहिद नाम का एक आदमी है जिसको दंगे में गोली लगी थी, और उसके घर में उसको पैरालाइज हो गया है, उसके घर में खाने की मोहताजगी है, खाना भी नहीं है। तो मैं देखने के लिए आया था। मेरा फ़र्ज़ बनता है काउंसलर के नाते नहीं, पड़ोस के नाते भी, कि मैं अपने पड़ोस में देखूँ कि किसी को तकलीफ़ है क्या। तो मैं पड़ोस के नाते देखना आया था, बहुत तकलीफ़ में है, और
उसके बच्चे तकलीफ़ में है, उसकी बीवी तकलीफ़ में है उसके साथ साथ, क्योंकि कमाने वाला कोई है नहीं, वो अकेला ही था और वो पैरालाइज हो चुका है, जिसकी वजह से घर में खाने की भी मुश्किल है। उसी के लिए आज मैं यहाँ पर आया था और मैंने आके देखा हालात बुरे हैं। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप चारों तरफ ढिंढोरा पीटते हो, देखो उसके साथ क्या हुआ कैसे हुआ इसका फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि उसके बीवी बच्चों को देखें, उसकी मदद करें। और सरकार मदद नहीं करेगी तो करेगा कौन? किसके पास जाए वो लोग मदद के लिए? कोई और मदद के लिए तो आगे आ नहीं रहा। सरकार नए नए बातें करती है, लंबी लंबी बातें करती है, हम बड़ी मदद कर रहे हैं लोगों की, इसको भी आके देख लो, एक बार इसके घर के भी हाल चाल पूछ लो ना। आपके जो मंत्री हैं वो इसी क्षेत्र से हैं, बाबरपुर से, गोपाल राय, उन्हें देखना चाहिए था। उनके कार्यकर्ता आसपास रहते हैं, पता नहीं उन्होंने बताया नहीं, या वो सुनना नहीं चाहते, या इनकी मदद करना नहीं चाहते। बीजेपी का काउंसलर है, मैं तो कहता हूँ आपको पार्टी पॉलिटिक्स से हट के मदद करनी चाहिए। पार्टी बाद में है, आपको इंसानियत के नाते तो मदद करनी चाहिए। कोई भी हो सकता है, आप धर्म देख कर किसी की मदद थोड़ी ना करोगे, या पार्टी पूछ के मदद करोगे। मुझे तो पता भी नहीं कि ये आदमी किस पार्टी का सपोर्टर था, किस पार्टी को इस आदमी ने वोट दिया था। मैं तो इंसानियत के नाते जब मुझे पता लगा कि बीवी बच्चे खाने से भी मोहताज हैं, इसलिए मैं उसकी मदद के लिए यहाँ आया था, देखने के लिए आया था। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, अभी पेरोल पर है और एक ऐसे मुकदमे में, एक ऐसे कत्ल के मामले में फंसाया गया, 302 लगाई गई कि जिसमें वो कहता है कि मैं था ही नहीं, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, और अभी भी गोली खुद के लगी है, दूसरे के गोली क्या मारता जुबैर, ये पूरा वाक़या बता दें। देखो इसका फैसला कोर्ट करेगा, जो भी कोर्ट में चार्जशीट दायर हुई होगी, जो भी उसके सबूत होंगे, उसका फैसला कोर्ट करेगा। आपको क्या लगता है, जिसके अपने गोली लगी हो और उस वक्त में वो बच के जा रहा, कहीं ऑटो रिक्शा के लिए निकला था लेने, और उसके खुद के गोली लगी जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से? मुझे इसके बारे में मालूम ही नहीं कि गोली कहाँ लगी, कैसे लगी, ना मैंने उससे इस बारे में पूछा है। मैंने तो पैरालाइज के बारे में उससे पूछा कि उसको पैरालाइज हुआ है, उसको तकलीफ़ है, इस बारे में पूछा। लेकिन कोर्ट के खर्चे हैं, वापस जेल जाने का टाइम आ रहा, पैरोल के ऊपर है, तो सरकार को चाहिए कम से कम उसकी बात तो सुने, उसके परिवार की मदद तो करे। जो क्षेत्रीय विधायक हैं उसको जाके पूछना चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक जब इलेक्शन हो रहा था, वोट मांगने के लिए गली गली टोपी लगा के घूमते फिर रहे थे, आज जाके उससे हालचाल तो पूछ लो, उसके बीवी बच्चों से कि रोटी खाई या नहीं खाई। क्या विधायक को इसमें भी शर्म आती है कि जनता कॉलोनी में नहीं जा सकते, क्योंकि जनता कॉलोनी उनकी नज़रों में गंदा इलाका है, क्यों नहीं जा रहे हैं वो वहाँ, या उन तक खबर नहीं है? मुझे तो मालूम हुआ है कि उनके कार्यकर्ताओं ने गोपाल राय को बताया था, लेकिन उन्होंने कोई इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, ना ही उन्होंने जाके देखा है। और ये शर्म की बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बैठ के अपनी कोठी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जब कोई तकलीफ में होता है तो वहाँ से नदारद हो जाते हैं उनके नेता और छुप जाते हैं। पहले दिन से कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी आरएसएस की बी टीम है। जो आरएसएस नहीं कर सकती थी वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। इस दंगे का सबसे बड़ा मुख्य कारण अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अगर वो चाहते दंगा नहीं होता, अगर अरविंद केजरीवाल मौजपुर चौक पर आगे खड़े हो जाते तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि दंगा शायद ना होता ये, क्योंकि मुख्यमंत्री एक जिम्मेदारी का पद होता है। जब मुख्यमंत्री आता है पुलिस आती है, किसी की ताकत नहीं, पुलिस लाठी मार के भगा देती है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री घर में बैठे रहे छुप के, वो निकल के नहीं आए। मैं तो इस दंगे के लिए पूरी तरह जिम्मेदार दिल्ली सरकार को मानता हूँ। संघ आरएसएस नहीं कर पा रही थी, उस काम को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है। उन्हीं का तो एजेंडे को लागू कर रहे हैं। ये मुसलमानों की वोटों पे बीजेपी नहीं ले सकती थी तो वो इनको ले आई, इनको आगे कर दिया। इन्होंने आके टोपी लगा के ठगने का काम किया है। सरकार को इसकी मदद करनी चाहिए, फाइनेंशियल मदद करनी चाहिए सबसे पहले तो इसकी बात तो सुने। इसके अगर गोली लगी थी, कैसे लगी थी, क्या सिचुएशन थी, उससे पूछा तो जाए। और उसकी फैमिली की क्या गलती है? चलो मैंने माना भी उसने गलती करी है, उसकी फैमिली की क्या गलती है, उसके छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती है, जो आज मोहताज हैं रोटियों से भी बेचारे, उनकी मदद के लिए तो सरकार को ही आगे आना होगा। हम मोहल्ले के नाते हम लोग उसकी मदद करेंगे, पड़ोसी उसकी मदद करेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है? दिल्ली सरकार का तो फ़र्ज़ बनता है कि उसकी मदद करे जाके। हमारा ही कत्ल हुआ और हम ही कातिल कहलाए गए। अब कहीं जा भी नहीं सकते, इंसाफ के लिए कहीं भी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि पैरों में वो जान ही नहीं है और हाथ जो है उसने पहले ही साथ छोड़ दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस वक्त भी, जैसे पहले बताया मैंने आपको, कि शोल्डर के नीचे गोली लगी हुई है, बुलेट नहीं निकली है, इलाज ठीक नहीं मिल पा रहा है, मासूम बच्चों का साथ है। हो तो फिर हो क्या? मदद मिले तो कहाँ से कितनी मिले? पूरी ज़िंदगी का सवाल है, और बल्कि कहूँगा कि ज़िंदगियों का सवाल है। कुल मिलाकर के ऐसे इंसान की मदद होनी चाहिए और लोगों को खड़े होना होगा, क्योंकि जो जुल्म और ज़्यादतियों का शिकार हुए हैं लोग दिल्ली दंगों के दौरान, उनमें से एक ये मिसाल जो आपके सामने नज़र आ रही है, जो अब किसी बात की मोहताज नहीं रह गई
कि इनको मदद के लिए किसी के आगे भीख मांगना पड़े। लेकिन ये जनता है, ये आप हैं, हम हैं, सब मिल करके और ख़ुद सरकारों को भी देखना होगा कि इस तरह के लोगों की मदद के लिए आगे आएं और इनके परिवार के पालन पोषण के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी पत्नी के लिए और ख़ुद इनके इलाज के लिए सरकार को ही पहल करनी होगी। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया जनता कॉलोनी से हमारे साथ जुड़े। थैंक यू फॉर नाउ।